साइक्लोट्रॉन में कैलकुलेट करना है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज ऑसिलेटर कितना होगा। अगर पार्टिकल यूज किया जा रहा है अल्फा पार्टिकल यूज हो रहा है अल्फा पार्टिकल, और मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन डीज दिया हुआ है 5 × 10⁻³ टेस्ला। तो इसमें हम लोग सबसे पहले समझते हैं अल्फा पार्टिकल के बारे में। अल्फा पार्टिकल बहुत बार ये यूज में आ चुका है। अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या होता है? हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम एटम का न्यूक्लियस, हीलियम का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को अगर अलग कर लें तो वही क्या होता है? अल्फा पार्टिकल। हीलियम न्यूक्लियस में क्या होता है? हीलियम। तो हीलियम के अंदर में क्या क्या होता है? हीलियम के अंदर में हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, हाइड्रोजन हीलियम। तो हीलियम में कितना प्रोटॉन होता है? 2 प्रोटॉन होता है, 2 प्रोटॉन होता है, और 2 न्यूट्रॉन भी होता है, 2 न्यूट्रॉन। देखो याद ही करवा देते हैं अच्छे से। दो प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, ठीक है ना? हीलियम न्यूक्लियस, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, यानी टोटल कितना न्यूक्लियन हो गया? 4 न्यूक्लियन हो गया। तो हीलियम और बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन घूमता है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर में घूम रहा होता है, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो केवल न्यूक्लियस बच जाएगा। तो न्यूक्लियस में देखो क्या बच गया? 2 प्रोटॉन बच गया, 2 न्यूट्रॉन बच गया, यानी कि इसका मास ये हो गया हीलियम प्लस प्लस, हीलियम प्लस प्लस। अब इसका मास कितना होगा? मास इसका होगा 4 प्रोटॉन के मास के बराबर लगभग में। तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल लगभग कितना होगा? देखो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है तो इतना का मास, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास लगभग सेम ही होता है। तो ऑलमोस्ट हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन का कितना टाइम्स? 4 टाइम्स, 4 गुना। और इसमें चार्ज कितना है? हीलियम प्लस प्लस है, तो चार्ज कितना है? ये दिया हुआ। तो मास और चार्ज जानते हैं हम लोग, अल्फा पार्टिकल में मास और चार्ज कितना है। तो आगे सब बता दिए। फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का पता है, तो कितना फ्रीक्वेंसी हो जाएगा वोल्टेज ऑसिलेटर का? बन जाएगा। हो गया। तो अब इसको बना लेते हैं। साइक्लोट्रॉन में याद होगा सबको कि हम लोग दोनों डी के बीच में क्या लगाते थे? हाई फ्रीक्वेंसी वोल्टेज ऑसिलेटर, जो बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को चेंज करा था। और जो फ्रीक्वेंसी वोल्टेज ऑसिलेटर का होता है वही फ्रीक्वेंसी चार्ज पार्टिकल का भी होना चाहिए, ठीक है? चार्ज पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी होता है उसका 1/टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला सबको याद है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2πm/क्यूबी। ये है फॉर्मूला किसका? टाइम पीरियड का। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला इसका अपोजिट उल्टा हो जाएगा, 1/टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी बराबर 1/टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? QB/2πm। ये हो गया। अब इसमें वैल्यू सब पुट कर देना है। तो साइक्लोट्रॉन में जो वोल्टेज एसी वोल्टेज यूज कर रहे हैं, एसी वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए? चार्ज क्यू है, जो पार्टिकल डी में रखा जाएगा उसका चार्ज है। क्या क्या था एक बार देख लेते हैं कि साइक्लोट्रॉन में क्या होता है। साइक्लोट्रॉन में 2D शेप का हॉलो मेटालिक सिलिंड्रिकल से कट पोर्शन है, और सेंटर पे रखना है चार्ज पार्टिकल को, और दोनों डी को कनेक्ट किया गया है एक
वोल्टेज से, एसी वोल्टेज से, और दोनों डी के बीच में मैग्नेटिक फील्ड सेट किया गया है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सेट कर देगा, और ये वोल्टेज ऑसिलेटर दोनों डी के गैप में इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल के स्पीड को बढ़ाएगा, और जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड में इन करेगा तो फिर सर्कल में चलना शुरू करेगा। फिर आधा सर्कल कंप्लीट करने के बाद ये आएगा इस डी में गैप में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फिर से अपोजिट डायरेक्शन में स्विच हो जाएगा, तो फिर इसका स्पीड फिर एक बार बढ़ जाएगा, और इस बार स्पीड बढ़ा तो रेडियस भी बड़ा हो जाएगा। इस तरह से हर बार ऐसा होगा, और इसका रेडियस बढ़ते बढ़ते डी के रेडियस के बराबर हो जाएगा, तो उस समय स्पीड हो जाएगा मैक्सिमम। और फ्रीक्वेंसी कितना होगा, क्यू बी बाई 2πm। क्यू क्या है, चार्ज। तो हीलियम प्लस प्लस में चार्ज क्यू का वैल्यू कितना होगा, तो 2 पुट कर दें, यहाँ पर चार्ज का वैल्यू 2 पुट कर दें, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, समझे। चार्ज कितना हो गया अल्फा पार्टिकल में, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, प्लस 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 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज हो गया। मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ है, 5 × 10⁻³ टेस्ला बाई 2π, और मास, मास है प्रोटॉन का 4 गुना, तो 4 × और प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, किलोग्राम, यही ना बचा है। अब इसका वैल्यू पुट करेंगे, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू पुट कर दो, तो आ जाएगा 2 × 1.602 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन का वैल्यू, इंटू 5 × 10⁻³ और ये हो गया 2π × 4 × 1.67 × 10⁻⁻27। ये आंसर किस में आ जाएगा, हर्ट्ज में। ये जो फ्रीक्वेंसी मिला है वो है लीनियर फ्रीक्वेंसी, लीनियर फ्रीक्वेंसी मिला। और फ्रीक्वेंसी के बारे में 2 तरह से बात करते हैं, एक लीनियर फ्रीक्वेंसी, एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी। जैसे किसी चीज का फ्रीक्वेंसी के बारे में 2 तरह से बात होगा, जैसे कोई सर्कल में चल रहा है, तो सर्कल में चलने के लिए 2 स्पीड का यूज कर सकते हैं, एक लीनियर स्पीड और एक एंगुलर स्पीड। इस तरह से कोई ऑसिलेट कर रहा है तो उसका फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज बता सकते हैं या रेडियन पर सेकेंड में बता सकते हैं, इसको बोलेंगे लीनियर फ्रीक्वेंसी, लीनियर, लीनियर फ्रीक्वेंसी। और अगर हमको बताना है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और लीनियर फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है, तो देखो ओमेगा बराबर होता है 2π बाई टाइम पीरियड, ये तो याद है ना। तो ये होता है 2π × लीनियर फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ से ओमेगा ही बता सकते हैं। तो ओमेगा बराबर क्या होता है 2πf, तो ओमेगा यहाँ से बता सकते ना है, ओमेगा बराबर 2πf। तो यहाँ पर 2π है पहले से, 2π को पहले लेकर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2πf बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 1.602 × 10⁻⁻19 और इंटू कितना 5 × 10⁻+3। नीचे में क्या बचा 2π तो उधर चला गया ना, यहाँ बच गया 4 × 1.67 × 10⁻⁻27। ये जो आएगा आंसर इस बार किस में आ जाएगा, ये आंसर रेडियन पर सेकेंड। तो ध्यान रखना है कि हम लोग जो फ्रीक्वेंसी है उसको 2 तरह से बता सकते हैं, उसका आंसर 2 तरह से आ सकता है। एक आंसर आएगा हर्ट्ज में, एक आंसर आएगा हर्ट्ज में, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर निकालने हैं तो वो किस में आएगा, रेडियन पर सेकेंड में। आगे इसको सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगा। किसी को डाउट इसमें, नोट कर लिए। अब इस पे एक और क्वेश्चन था ना, फॉर्मूला और बताए थे किस चीज़ का, मैक्सिमम स्पीड या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला।
कि साइक्लोट्रॉन से चार्ज पार्टिकल जैसे जैसे आगे बढ़ेगा सर्कल का रेडियस बढ़ते जाएगा, स्पीड बढ़ता जाएगा, और जब रेडियस डी के रेडियस के बराबर हो जाएगा तो उस समय स्पीड मैक्सिमम होगा और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। देखो कोई तो इसका आंसर कोई हर्ट्ज में बताना चाहेगा तो ये आंसर हो गया। किसी को कोई चाहे तो बता सकता है किसमें, रेडियन पर सेकेंड में, क्योंकि वोल्टेज के बारे में कोई भी एसी वोल्टेज के बारे में बात होता है तो उसका फ्रीक्वेंसी दो तरह से बताते हैं। जैसे हम लोग के घर में जो एसी करंट आ रहा है, एसी करंट आ रहा है, उसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है याद है? इंडिया में जो एसी करंट है, एसी वोल्टेज है, उसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है। तो 50 हर्ट्ज, तो हम लोग बोल सकते हैं कि करंट का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, या इसी को कोई दूसरी तरह से एंगुलर में बोलेगा रेडियन पर सेकेंड में, तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 पाई से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 100 पाई रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। तो ये दोनों क्या है, बराबर है। 50 हर्ट्ज यानी कि 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। अब नेक्स्ट इसमें सबको एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, ये वाला, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? जो चार्ज पार्टिकल डी से निकलेगा उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? देखो पिछले क्लास में बताया हुआ है, कैसे बनेगा एक बार पढ़ लो, क्या क्या बताए थे, और फॉर्मूला भी आसान सा फॉर्मूला है। अब यहाँ पे देखो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एक्सेलरेटेड इन साइक्लोट्रॉन, तो कैसे निकलेगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी? तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ mv², और पूछा गया है मैक्सिमम वैल्यू, तो यहाँ पर स्पीड भी क्या लेना होगा, मैक्सिमम, और जिस समय स्पीड मैक्सिमम होगा उस समय रेडियस भी डी के रेडियस के बराबर हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ द चार्ज पार्टिकल आर कितना होता है, mv/qb, ये होता है mv/qb। तो यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, है, इसको लिख सकते हैं mv का स्क्वायर बाई 2m, यही ना लिखेंगे, mv का स्क्वायर बाई 2m, और यहाँ से mv का वैल्यू मिल रहा है, mv बराबर कितना है, qbr, qbr पुट कर दो, तो हो गया qbr का स्क्वायर बाई 2m, यही ना होगा। अब सब वैल्यू पुट कर देंगे तो मिल जाएगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो Q का वैल्यू कितना पुट कर देंगे, ये फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला कोई जरूरी कि याद तुमको रखना है, जो जो याद हो उसी से निकाल लोगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जानते हो और यहाँ से mv का फॉर्मूला निकाल लेंगे। अब वैल्यू पुट कर दो, Q का वैल्यू कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक कितना था, 60 टेस्ला था ना, 60, रेडियस कितना था, 2 मीटर था, इसका स्क्वायर, और नीचे में हो जाएगा 2 इंटू मास कितना, अल्फा पार्टिकल का मास होता है 4 गुना मास ऑफ प्रोटॉन, 1.67 इंटू 10 के पावर -27। ये सारा आंसर किस में आ जाएगा, अब जूल में। अगर इलेक्ट्रॉन का वैल्यू पुट कर दे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पुट कर दे तो ये आंसर आ जाएगा जूल में। तो अभी इलेक्ट्रॉन का चार्ज पुट करना है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1.602 इंटू 10 के पावर -19 इंटू 2 इंटू 60 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 गुना 4 गुना 1.67 गुना 10 के पावर -27, और ये अब आंसर आ जाएगा जूल में। आगे सॉल्व करके खुद से देख लेना है कि कितना आएगा वैल्यू। बोलो बन जाएगा ना सबसे, अब सॉल्व हो गया ना।
साइक्लोट्रॉन में हम लोग इतना डिस्कस किए थे कि साइक्लोट्रॉन में चार्ज पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। अभी अब विंटर सीजन स्टार्ट हो रहा है ना, जाड़ा का समय अब आने वाला है और तुम लोग इस सीजन से सतर्क रहना है, ठीक है। जाड़ा आने से दो चीज़ तो जरूर चेंज होता है। एक तो शरीर में आलस बढ़ जाता है, आलस बढ़ जाएगा तो पढ़ाई में क्या करना है, तो सोते हुए पढ़ लेंगे। तो एक तो ये शरीर में आलस बढ़ गया, और दूसरा माइंड में कुछ जैसे कि अगर सन का एक्सपोजर नहीं मिल रहा, सनलाइट में हम लोग नहीं जा रहे हैं, तो माइंड में थोड़ा सा जो है ना हैप्पीनेस वाला फैक्टर कम जाएगा, डिस्प्रेशन ये सब होने लगेगा, सॉरी डिप्रेशन डिप्रेशन होने जाता है, क्योंकि जाड़ा में ये ज़्यादा होता है, बिना कारण के हो जाएगा। और अभी तुम्हारा क्या है कि एग्जाम का समय आ रहा है, तो प्रेशर धीरे धीरे अब बढ़ना शुरू हुआ है, प्रेशर ग्रो करेगा, प्रेशर ग्रो करेगा। तो इस ऐसा नहीं कि तुम अकेला बने हो, तुम्हारे साथ प्रेशर ग्रो किया है, सबके साथ प्रेशर बढ़ता है, इसे मैनेज करना सीखना है, कोई बड़ा बात नहीं है। केवल सनलाइट के एक्सपोजर में रहो, ये नहीं कि सनलाइट में जा ही नहीं रहे। हो गया, नोट कर लिए, आएगा तो बता देंगे, याद आएगा तो सुनाएंगे। चलो यहाँ तक हुआ था, और देखें क्या क्या हुआ था साइक्लोट्रॉन में। ये बताए थे कि इलेक्ट्रॉन को इसमें एक्सेलेरेट कर सकते हैं कि नहीं। तो एक क्वेश्चन है कि क्यों इलेक्ट्रॉन या उसके जैसा कोई छोटा पार्टिकल, छोटा मास वाला पार्टिकल साइक्लोट्रॉन में उसके स्पीड को नहीं बढ़ा सकते। हमेशा साइक्लोट्रॉन में किसके स्पीड को बढ़ा सकते हैं, जिसका मास प्रोटॉन या उससे ज़्यादा हो, प्रोटॉन हो जाए, हीलियम प्लस प्लस हो गया, थोड़ा बड़ा मास का। इलेक्ट्रॉन जैसा छोटा मास को साइक्लोट्रॉन में एक्सेलेरेट नहीं करा सकता, क्या कारण है। साइक्लोट्रॉन में कैसे एक्सेलेरेट कराते थे, याद है। साइक्लोट्रॉन में किसी पार्टिकल को एक्सेलेरेट कैसे करते थे कि जितना देर में पार्टिकल आधा सर्कल घूम कर आएगा, उतना देर में इसके डायरेक्शन को, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को चेंज हो जाना है, जिससे कि जो वोल्टेज ऑसिलेटर लगा था, वोल्टेज ऑसिलेटर उसका फ्रीक्वेंसी और चार्ज पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी दोनों क्या हो गया था, सेम हो गया था। अगर ऐसा हो जाए कि जब ये आधा सर्कल घूम कर आया है तो ये अपना डायरेक्शन अभी चेंज नहीं किया, पहले ही वाला डायरेक्शन में है, पहले डायरेक्शन ऐसे था, चार्ज पार्टिकल यहाँ से आया तो ये डायरेक्शन उसके स्पीड को बढ़ा दिया, और मान लो कि हाफ सर्कल कंप्लीट करके आया और अभी डायरेक्शन चेंज ही नहीं किया, तो स्पीड बढ़ेगा कि घट जाएगा, घट जाएगा। और मान लो कि जब ये डी में आया है तब डायरेक्शन चेंज कर लिया है, तब तो ये काम में ही नहीं आएगा। तो इस तरह से स्पीड नहीं बढ़ पाएगा। तो स्पीड बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है कि दोनों का सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, यानी कि दोनों हर समय एक साथ डायरेक्शन चेंज करें, हर समय दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच करता रहे, तो सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। अब क्वेश्चन हमारा है कि इलेक्ट्रॉन को अगर रखेंगे सेंटर पे तो क्यों इसके स्पीड को नहीं बढ़ा पाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यदि प्रोटॉन को रखेंगे तो उसके स्पीड को बढ़ा सकते हैं, और स्पीड बढ़ते बढ़ते फाइनली जब ये बाहर निकलेगा तो स्पीड हो जाएगा उससे मैक्सिमम। लेकिन इलेक्ट्रॉन को रखें तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रखने के साथ ही डी से बाहर निकल जाएगा। प्रोटॉन कुछ समय लेगा, वो घूमते 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 स्पीड बढ़ाते बढ़ाते बाहर निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन को जैसे ही रखोगे तुरंत बाहर निकल जाएगा, वो समय ही नहीं ले पाएगा। तो ये बताना है कि ऐसा क्या कारण है, इसके पीछे क्या कारण है कि इलेक्ट्रॉन या उस तरह के मास को, लाइट पार्टिकल को साइक्लोट्रॉन में यूज नहीं करते हैं। क्वेश्चन पूछा था कि कौन कौन से पार्टिकल को साइक्लोट्रॉन में एक्सेलेरेट कराया जा सकता है, ऑप्शन में रहेगा इलेक्ट्रॉन भी रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलेरेट करा सकते हैं, नहीं करा सकते हैं। मान लो बीटा प्लस दे दिया गया तो ये भी इलेक्ट्रॉन ही इतना मास का ना है, इसको भी एक्सेलेरेट नहीं करा सकते हैं। कराते हैं किसको, प्रोटॉन को, हीलियम प्लस प्लस को, अल्फा को, बेरिलियम, उससे बड़ा मास जो भी है सबको। तो जो भारी आयन है उसके स्पीड को साइक्लोट्रॉन बढ़ाता है,
हल्का मास वाले को नहीं एक्सेलरेट कर पाता है, तो उसके पीछे क्या कारण है? साइक्लोट्रॉन में वोल्टेज ओसिलेटर जो लगा उसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है? 1/टाइम पीरियड 2πm/क्यूबी का उल्टा, तो यानी क्यूबी बाई 2πm, यही ना होता है। अब तुम सोचो, ऐसा वोल्टेज हम लोग के घर में आता है 50 हर्ट्ज वाला वोल्टेज, अगर हमको बोला है कि 5000 हर्ट्ज वाला वोल्टेज मिलेगा, तो उसके लिए और न स्पीड ज़्यादा जल्दी जल्दी चेंज करना होगा, फ्लक्स। तो सोचो कि जिसका मास बहुत छोटा है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये समझ ही रहे कि प्रोटॉन से लगभग 1840 गुना, यानी 2000 गुना। तो प्रोटॉन यूज करेंगे तो जो फ्रीक्वेंसी हमको चाहिए, उसके आप इलेक्ट्रॉन यूज करें तो 2000 गुना फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। जैसे मान लो कि 100 हर्ट्ज है, मतलब 1 सेकंड में 100 बार साइकिल कंप्लीट हो रहा है, और 2000 गुना कर देंगे तो 1 सेकंड में 2000 गुना 100 कितना हो जाएगा? 2 लाख। 1 सेकंड में 2 लाख, तो 1 सेकंड में 2 लाख साइकिल कंप्लीट कर पाना, ऐसा एसी सोर्स बनाना एक तो टफ काम है। हाई फ्रीक्वेंसी वाला चीज़ बनाना टफ हो जाएगा, क्योंकि मास छोटा है तो फ्रीक्वेंसी लार्ज होगा। तो फ्रीक्वेंसी जो होगा वोल्टेज ऑसिलेटर का बहुत ज़्यादा होना चाहिए, पहला प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है? तो पहला प्रॉब्लम तो यह है कि ड्यू टू स्मॉल मास, ड्यू टू स्मॉल मास f should be very large। ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है। मान लो तुम ऐसा फ्रीक्वेंसी का बना भी लिए, तो भी क्या इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर पाओगे? मान लो कि इतना लार्ज फ्रीक्वेंसी वाला ऑसिलेटर बना लेंगे तो भी इसको इसका स्पीड को नहीं बढ़ा सकते हैं। तो उसके पीछे क्या कारण है? एक तो कारण ये हो गया। दूसरा कारण फ्रीक्वेंसी मास पे डिपेंड करता है। सिंस f इक्वल्स टू QB/2πm, और हम लोग ये क्या कह सकते हैं, फ्रीक्वेंसी मान लो कि तुम बना लिए 2 लाख हर्ट्ज का, 2 लाख हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी बना करके रख लिए, उतना हाई फ्रीक्वेंसी, और इलेक्ट्रॉन अपना स्पीड बढ़ा रहा है। और स्पीड बढ़ाएगा तो स्पीड तो 10 मीटर 20 मीटर पर सेकंड में नहीं ना बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा तो वो जाएगा 10,000 मीटर पर सेकंड, 20,000 मीटर पर सेकंड, 1 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड। लाइट के रेंज तक में बढ़ा देना स्पीड, स्पीड लाइट के रेंज तक बढ़ा करके ले जा सकते हैं। और सबको पता है कि जब किसी का स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उस समय उसका मास क्या होता है? चेंज होने लगता है, मास बढ़ने लगता है, क्योंकि मास कांस्टेंट चीज़ तो है नहीं है। मास कांस्टेंट कब तक है? जब तक कि हमारा स्पीड बहुत कम है। ऑब्जेक्ट का स्पीड जब तक कम है, या हम देख रहे हैं किसी चीज़ को, तो ऑब्जर्वर का स्पीड कम है, 10 मीटर 20 मीटर 50 मीटर सेकेंड पर सेकेंड, मान लो कि 10,000 किलोमीटर पर सेकेंड, अगर ये सब स्पीड है तो मास कांस्टेंट है। लेकिन चला गया स्पीड बढ़ के 1 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, तो उस समय जिसका मास हम मान के चले थे 1 kg, वो अब 1 kg का नहीं रहा, उसका मास चेंज हो जाएगा, क्योंकि मास डिपेंड करता है वेलोसिटी पे। मास डिपेंड कैसे करता है वेलोसिटी पे? जैसे मान लेते हैं कि कोई चीज़ रेस्ट में है, कोई चीज़ रेस्ट में है तो उस समय उसका मास है m0। अगर कोई चीज़ रेस्ट में रखा हुआ है तो उसके पास जो मास है उसको बोलेंगे रेस्ट मास, उसको m0 बोल दिए। जैसे अल्फा पार्टिकल का अभी लोग यूज कर रहे थे, वो कौन सा मास था? रेस्ट मास था। 4 गुना मास ऑफ प्रोटॉन, वो था उसका रेस्ट मास। इलेक्ट्रॉन का मास हम लोग जानते हैं 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, ये क्या है? रेस्ट मास है, कि इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है तो उस समय इसका इतना मास है। अगर वही इलेक्ट्रॉन भी स्पीड के साथ चलने लगे तो उसका मास m0 से चेंज हो जाएगा m, और m का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो m बराबर हो जाएगा m0/√1 माइनस v²/c²। ये हो गया मास वेलोसिटी पर, कि अगर वेलोसिटी v हो जाएगा तो मास m हो जाएगा, रिलेटिविस्टिक मास। ठीक है ना, इसको बोलते हैं रिलेटिविस्टिक मास। आइंस्टाइन के द्वारा ये थ्योरी दिया गया था। आइंस्टाइन का तो इसी पे सबसे अधिक काम है, वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे काम किया हुआ कि मास वेलोसिटी पे डिपेंड करता है,
इसका लेंथ तुम 1 मीटर, मान लो कि किसी रॉड का लेंथ 1 मीटर बोल रहे हो, और अगर कोई आदमी ऐसा हो जो लाइट के स्पीड से चला जा रहा है, तो उसके लिए रॉड 1 मीटर का नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, एक इन्फानाइट लेंथ का हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब कॉन्सेप्ट थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में मिलता है। लेकिन चार्ज ही एक ऐसा चीज है जो कि ये सब चीज पे डिपेंड नहीं करता है। तो मास m इस पे डिपेंड कर रहा है। तो देखो कि जैसे ही वेलोसिटी इसका बढ़ने लगेगा, v हो जाएगा, तो मास भी चेंज होने लगेगा। और मास जब चेंज होने लगेगा, जैसे ही उसको वोल्ट वेलोसिटी ज़्यादा मिलेगा, तो मास तेजी से चेंज होने लगेगा। और मास चेंज होने के चलते फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा, तेजी से चेंज होने लगेगा। एक तो तुम 2 लाख हर्ट्ज का वोल्टेज बना लिए, AC वोल्टेज बना लिए, और पता चला कि इलेक्ट्रॉन के स्पीड बढ़ते ही उसके लिए फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया, 2 लाख से 2,10,000 हो गया, तो अब सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पाएगा। इधर से डी में क्या होगा, डी में जब इलेक्ट्रॉन आधा सर्कल कंप्लीट करेगा तो ये अभी स्विच ऑन नहीं कर पाएगा। तो क्यों स्पीड बढ़ पा रहा था, क्योंकि डी में क्या हो रहा था कि जब चार्ज पार्टिकल जितने देर में आधा सर्कल कंप्लीट करके आ रहा था, उतने देर में इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता था, दोनों का फ्रीक्वेंसी एकदम मैच करा था। अब देखो इलेक्ट्रॉन का ये जो वोल्टेज ऑसिलेटर है उसका फ्रीक्वेंसी तुम लोग लगा दिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन का फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया, यानी कि दोनों अब साथ साथ नहीं होगा। जब तक ये आधा सर्कल कंप्लीट करके आएगा तो हो सकता है कि स्विच ये अपना डायरेक्शन चेंज नहीं किया, कुछ समय के बाद करेगा, तो इसका स्पीड नहीं बढ़ पाएगा। तो इसी कारण से क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन के केस में बहुत बड़ा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि हम लोग इलेक्ट्रॉन के स्पीड को नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तुरंत थोड़े समय में ही, इलेक्ट्रॉन थोड़ा स्पीड गेन करने के बाद ही उसका फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा। तो जो फ्रीक्वेंसी सोच करके हम यहाँ पे लगाए थे, अब फ्रीक्वेंसी उसको बदलना पड़ेगा। और वो तो ऐसा नहीं कि समय बहुत ज़्यादा मिल रहा है, जो भी हो रहा है बहुत कम समय में हो रहा है, तो इसको बदल पाना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास तेजी से चेंज करता है, स्पीड बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन का मास तेजी से चेंज करता है। बाकी भारी मास में भी चेंज होता है, लेकिन वो चेंज नेग्लिजिबल है। इलेक्ट्रॉन का मास ऑलरेडी बहुत कम है, उसमें चेंज क्या होगा, बहुत ज़्यादा माना जाएगा। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन के केस में मास वेरी करने लगेगा, तो फ्रीक्वेंसी भी उसका वेरी करेगा। तो जो वोल्टेज ऑसिलेटर है उससे फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन का मैच नहीं करेगा, तो फिर स्पीड नहीं बढ़ पाएगा। ये प्रॉब्लम है। एक रफ आइडिया मिल गया होगा कि इलेक्ट्रॉन को क्यों हम लोग साइक्लोट्रॉन में नहीं रखते हैं, उसके स्पीड को बढ़ाने के लिए 2 कारण है। तो मेन कारण है कि फ्रीक्वेंसी का चेंज हो जाना, इलेक्ट्रॉन का फ्रीक्वेंसी तुरंत चेंज होने लगता है, तो उसके कारण ऑसिलेटर और इलेक्ट्रॉन का फ्रीक्वेंसी जब इक्वल नहीं रह पाएगा, तो फिर इलेक्ट्रॉन का स्पीड नहीं बढ़ पाएगा। इलेक्ट्रॉन तुरंत ही बिना ज़्यादा स्पीड बढ़ाए वो वहाँ से एग्जिट कर जाएगा। एग्जिट एस बाद में रहेगा। एग्जिट्स वेरी सोन विदाउट सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। थोड़ा कॉर्पोरेट करके चलना है, ठीक है ना, स्पेलिंग मिस्टेक होते रहता है।